जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में दोस्तों क्या देखेंगे हम लोग, तो बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 को। और चैप्टर 1 में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत आता है पोषण। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी के चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन ले होंगे, उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों इसमें लगभग 90 क्वेश्चनों का डिस्कस हम लोग करेंगे। और इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जैव प्रक्रम और इसके अंतर्गत जो पोषण आता है दोस्तों, इसके एमसीक्यू को देखने से पहले हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसके परिभाषा पे ध्यान दे लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है जैव प्रक्रम का। तो देखिए कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों जैव प्रक्रम को समझने से पहले यह आवश्यक है कि पहले हम सजीव तथा निर्जीव के बीच कुछ अंतरों को समझें। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सजीव और निर्जीव के बारे में कुछ न कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें दोस्तों हम लोग दो तरह से इसको बांटे हैं। पहले आता है सजीव और दूसरा आता है निर्जीव। तो सजीव के अंतर्गत देखिए दोस्तों, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, ये सभी के सभी जो होते हैं दोस्तों वो सजीव हैं। जबकि निर्जीव के अंतर्गत पहाड़, मकान, जमीन, आकाश, टेबल, ये सब आते हैं। तो ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सजीव के क्या लक्षण होते हैं और निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए सजीवों के जो कुछ लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले आता है श्वसन करना, उसके बाद उसमें गति पाई जाती है, उसमें पोषण का होना होता है, और जो भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। तो ये सारे लक्षण सजीव के पाए जाते हैं। निर्जीवों में इन सजीव के लक्षणों के जस्ट अपोजिट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसमें श्वसन नहीं किया जाता है, गति इसमें नहीं पता लगती है, पोषण नहीं होता और वृद्धि तथा विकास इसमें नहीं पाया जाता है। सजीव और निर्जीव के कुछ उदाहरण को समझें। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पक्षी है, ये मछलियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ये पक्षी है, और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों। तो ये सभी के सभी जो हैं वो सजीव के उदाहरण हैं। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पे निर्जीव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बुक है, ये निर्जीव है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा दोस्तों, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है दोस्तों, ये घर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि ये चेयर है। तो इन सारे चीज़ों को आप अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें श्वसन, उत्सर्जन और गति जो होती है दोस्तों इसमें से नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर आप सजीव की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर वो सारे गुण पाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा, फिर भी यहाँ पे आप जवाब देंगे दोस्तों। और है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कोशिका के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो पहला होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए क्या पाया जाता है। तो देखिए उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकलना, श्वसन का मतलब यहाँ पे सांस लेना होता है, और परिवहन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पहुँचाना। तो क्वेश्चन कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण की कितनी विधियां होती है। तो दोस्तों पोषण की कुल 2 विधियां होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कौन कौन सी विधि होती है, तो पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है प्राणी संपोषी, परपोषी, मृतजीवी, पोषी। तो देखिए दोस्तों जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या नहीं बनाते हैं उसको हम लोग परपोषी कहते हैं।
तो परपोषी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, परपोषण के ये सारे उदाहरण हैं। प्राणी संपोषण हो गया, परपोषी हो गया, या मृतजीवी पोषी हो गया। ये सभी के सभी परपोषी के ही उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कवक, जीवाणु, विषाणु आदि कहलाते हैं। तो देखिए कवक, जीवाणु और विषाणु ये सभी के सभी अपघटक कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। आपके सामने ऑप्शन है जड़ों में, तना में, पत्तियों में तथा इनमें से सभी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में ही होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो मान लीजिए कि एक पहला ऐसे जीव है, मान लेते हैं ये एक जीव है और इसके साथ कोई और जीव भी इसके साथ चल रहा है दोस्तों। तो इस जीव के द्वारा जो खाना खाकर और कुछ अवशेष जो छोड़े जाते हैं उसके द्वारा ये जीव यहाँ पे खाना खा लेते हैं और इन दोनों की खाने की पूर्ति हो जाती है। और नीचे वाला जो जीव है दोस्तों वो ऊपर वाले जीव को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। जैसे कि मान लीजिए आप भैंस तो देखे होंगे, भैंस के शरीर पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे कीड़े होते हैं। कीड़े या उसको आप जू बोल सकते हैं, जो भी दोस्तों आप बोलें। तो उसमें क्या होगा कि वो जू को खाने के लिए जो होते हैं वो बहुत सारे, जैसे कौवा हो गया या अन्य पक्षियाँ उस पर आती है। तो जब कौवा उस कीड़े को खा जाता है तो उस भैंस या गाय को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसको और फायदा ही होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ये पहला वाला जो जीव है दोस्तों, ये तो मेन जीव है। उसके साथ एक और जीव जो होते हैं वो इसके साथ चलते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इससे क्या है कि बड़े जीव को नुकसान भी नहीं होता है, ना ही छोटे जीव को नुकसान है। बड़े जीव द्वारा छोड़े गए भोजन को छोटे जीव खा लेते हैं और अपना पोषण कर लेते हैं। इस तो यहाँ भी पूछ रहा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते, तो वो पोषी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेढक तथा मनुष्य उदाहरण है। तो मेढक और मनुष्य किसके उदाहरण है। अपघटक नहीं हो सकते हैं। मेढक और मनुष्य जो होते हैं वो परपोषी हैं। तो परपोषी मतलब हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो परपोषी तो हैं, लेकिन स्वपोषी यहाँ पे नहीं है। और प्राणी संभोजी कह रहा है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि इस परपोषण की क्रिया के द्वारा जो वस्तु या जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको प्राणी संभोजी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग लेता है। यहाँ पे ये सनलाइट होता है दोस्तों, सूरज के प्रकाश होते हैं। और पौधे जो होते हैं वो जड़ से खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा करती है। तो इसमें क्या क्या होता है कि जड़ से आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जल आ जाता है। यहाँ से आप वायुमंडल से देखेंगे तो CO2 लिया जाता है दोस्तों। और पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो भोजन तैयार करने के दौरान क्या बनाते हैं, तो C6H12O6 मतलब दोस्तों ये ग्लूकोज होता है। तो पहले तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसके बाद O2 यहाँ पे दोस्तों ये जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं उसका निर्माण होता है H2O। और यहाँ पे जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद के रूप में तो ये हो गया ग्लूकोज। उसके बाद कह रहा है उप उत्पाद के रूप में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। तो जल ऑप्शन में है नहीं, ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस माध्यम से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पौधे के अंदर जो जल पाया जाता है उसको वायुमंडल में जो उत्सर्जित करता है उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये पत्ती के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दो चरण होती है। एक तो होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा होता है प्रकाश के अनुपस्थिति में। तो द्वितीय चरण जो होता है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो दोस्तों, अपना अमीबा जो होता है अपना भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कितने चरणों में पूर्ण करता है? तो देखिए दोस्तों, अमीबा जो अपने भोजन ग्रहण करने के सिस्टम होते हैं उसमें वो 3 चरण में कंप्लीट करता है उसको। तो पहला आता है अंतर्ग्रहण, इसमें वो भोजन को पकड़कर अपने शरीर के अंदर डालता है, उसके बाद उसको पचाता है। और तीसरी जो क्रिया होती है दोस्तों, उसमें वो अपशिष्ट के रूप में जो पदार्थ बनते हैं उसके शरीर में, उसको वो बाहर निकाल देता है। तो इसे हम लोग बहिष्करण बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अमीबा अपना भोजन कितने चरणों में पूर्ण करता है? तो 3 चरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। है पैरामीशियम के शरीर पर बाल जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आप पैरामीशियम को देखे होंगे, उसकी कुछ इस तरह की संरचना होती है दोस्तों, और उसके शरीर पे ऐसे ढेर सारे बाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बाल होता है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको सीलिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दही में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अमीबा एक प्रकार का जीव है। तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, बिना कोशिका वाला, और इनमें से सभी। तो दोस्तों, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। तो वो स्थान क्या कहलाता है? कोशिका मुख कहलाता है, सिलिया कहलाता है, गुदा कहलाता है, कूटपाद? तो देखिए दोस्तों, कूटपाद अमीबा में होता है, तो ये उसमें पाए नहीं जाते हैं। गुदा ये टॉयलेट का मार्ग होता है दोस्तों। सिलिया बॉडी के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं वो संरचना होती है। तो पैरामीशियम जो है अपना भोजन अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है दोस्तों वो होती है 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन 10 मीटर है नहीं, और एग्जैक्ट ऑप्शन लेना है तो आप पहला ऑप्शन लेंगे 8 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव के ऊपर अंकुर के समान रचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, मानव के जीव के ऊपर जो अंकुरित संरचना पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये मानव का जीव है, तो जीव के ऊपर छोटे छोटे दोस्तों टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। इस टेस्ट बर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्वाद कलियां कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, मानव के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से दांत होते हैं। तो देखिए, पहला होता है इंसीजर, जो आगे की तरफ दो दो की संख्या में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है कैनाइन, ये हमारे मुख में ऊपर 2 और नीचे 2, मतलब 4 टोटल दांत पाए जाते हैं जो नुकीले दांत होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर होता है, और अंत में मोलर होता है दोस्तों। इसको अगर चवर्णक और इसको चवर्णक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मानव के दांत जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए आपको कि मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। और वयस्क होने पर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। लेकिन दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मानव के संपूर्ण जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो दोस्तों 32 तो यहाँ पे मैच्योरिटी वाला दांत, और 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत होते हैं। तो ये टोटल जो दांत हो जाएगा वो 52 दांत होगा, और इसके ये आंसर हो जाएंगे कि मानव के संपूर्ण जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार में संकुचन या फैलाव की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, अमाशय के जो दीवार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अमाशय है, और इसके दीवार जो होते हैं इसमें जैसे कि आप भोजन इसके अंतर्गत जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो सिकुड़ता है, और भोजन जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये फैलेगा, फिर ये सिकुड़ जाता है, और फिर भोजन आगे बढ़ेगा तो ये फैलेगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। तो इसमें कह रहा है कि दीवार में संकुचन और फैलाव की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? तो
दोस्तों उसको कर्मा कुंचन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय कितने भाग में बटा होता है। तो दोस्तों अमाशय जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बड़ी कि अमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक, जो दिल के पास स्थित होता है। दूसरा बीच का भाग होता है, इसको बोलते हैं फुंडिक। और अंत का जो भाग होता है दोस्तों इसको बोला जाता है पाइलोडिक। अर्थात अमाशय 3 भागों में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है अमाशय से प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस निकलता है। तो अमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अमाशय के दीवार पे जो घाव होते हैं उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि इलियम किस अंग का भाग है। तो देखिए इलियम जो है वो छोटी आंत का भाग है। और छोटी आंत 3 भागों में बटे होते हैं। इसके पहले भाग ग्रहणी, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग जो होता है वो इलियम कहलाता है। तो कह रहा है इलियम किस अंग का भाग है। तो इलियम छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यकृत का वजन कितना होता है। यकृत मतलब दोस्तों यकृत हम लोग बोलते हैं लीवर को। तो लीवर का जो वजन होता है दोस्तों वो होता है 1.5 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक। और ये जो होते हैं एक एडल्ट व्यक्ति जिसको आप वयस्क व्यक्ति बोलते हैं उसके बॉडी में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। और यहाँ पे 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लीवर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे किडनी के बारे में। तो किडनी जो होती है इसकी संख्या हमारे बॉडी में पाई जाती है 2। उसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें दोस्तों तो हार्ट जो होता है वो भी हमारे बॉडी में पाया जाता है 1। लेकिन लीवर की हम बात करते हैं तो लीवर की जो संख्या होती है ये भी पाया जाता है 1। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कायम जब तरल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कायम जब तरल हो जाता है तो उसको चाइल्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है छोटी और बड़ी आंत की जोड़ पर एक नली होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर जो नली पाई जाती है उसको सीकम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का अवशोषण किस आंत में होता है। तो दोस्तों जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत के अंदर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमाशय में भोजन कितने घंटे तक जमा रहता है। तो अमाशय में भोजन जो होते हैं वो 4 घंटे तक जमा रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सॉलिड जितने भी होंगे मतलब सॉलिड को हमारे पेट के अंदर पचने में करीब करीब 4 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कोई लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड का मतलब हो गया कि कोई तरल पदार्थ है। और तरल पदार्थ हमारे पेट में कितने देर में पचते हैं या कितने देर तक जमा रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये 1.5 से लेके 2 घंटे में 2 घंटे तक जमा रहते हैं। उसके बाद ये फिर पाचन के लिए आगे बड़ी आंत तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, लीवर में। तो लीवर में नहीं पाया जाता है, छोटी आंत में नहीं पाया जाता है, बड़ी आंत में भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है HCl। अगला क्वेश्चन है 6 कार्बन वाले अणु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 6 कार्बन वाले जो अणु होते हैं उसको जैसे कि मानिए C6H12O6 इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होते हैं इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 6 होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन से किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों श्वसन करने से किसका निर्माण होगा, विटामिन का निर्माण नहीं होता है, अम्ल का निर्माण नहीं होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों श्वसन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो पहला जो होता है दोस्तों वो होता है वायवीय श्वसन।
इसको हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो हवा की अनुपस्थिति में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो ये श्वसन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किसका पूर्ण रूप है। तो दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन की किस अवस्था से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए दोस्तों, श्वसन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो हमें पता है, लेकिन कौन से श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो देखिए दोस्तों, वायु की उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होगा उसमें सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावक के मांसपेशियों में दर्द किसकी मौजूदगी में होने लगता है। तो दोस्तों धावक जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उसके पैर की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो दर्द होने का जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है लैक्टिक एसिड का जमना। तो लैक्टिक एसिड जब मांसपेशी में जमने लगता है दोस्तों तो उससे दर्द होने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस गोल्जी काय को नहीं कहा जाता है। राइबोसोम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, अर्थात कोशिका का पावर हाउस या पावर गृह के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री गोल्जी का इसको नहीं कहा जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से होती है। तो देखिए दोस्तों, पौधे में मूल रोम पाए जाते हैं, ब्रांचेज शाखाएं पाई जाती है और रंध्र पाया जाता है। तो मूल रोम जो होते हैं वो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, तो यहाँ से श्वसन की क्रिया नहीं होता है। शाखा जो होता है दोस्तों उसको ब्रांच बोलते हैं, तो शाखाएं श्वसन की क्रिया नहीं करती है। और पत्ती जो होता है दोस्तों, पत्ती के अंदर पाए जाते हैं रंध्र, और इसी के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे के जड़ों से निकलने वाला मूल रूम किस कोशिका से बना होता है। रूम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये रोम होगा, जिसको हम लोग दोस्तों हेयर रूट बोलते हैं। तो ये जो जड़ें होती है वो पूछ रहा है कि किस कोशिका का बना होता है। तो ऑप्शन है एपिडर्मल, सेलुलोज, डर्मल कोशिका। तो सेलुलोज जो होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं छाल, तो छाल सेलुलोज का बना होता है। तो बी नहीं हो जाएगा, डर्मल कोशिका का नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एपिडर्मल कोशिका की। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन किस विधि से पूर्ण होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा पूर्ण होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा टिड्डा आदि में श्वसन किस अंग से होता है। तो तिलचट्टा और टिड्डा और इसी टाइप के जितने भी ऑर्थोपोडा ग्रुप के जीव आते हैं उन सभी में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मछलियों के गिल एक चपटी थैली में स्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है। तो मछलियों के गिल जिस थैली के अंदर पड़ा रहता है उसको गिल कोष्ठ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो उसके रंग कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। लेकिन कीटों के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन तो पाए नहीं जाते हैं, तो कैसे रंग होगा दोस्तों। तो उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य किस अंग की सहायता से श्वसन करता है, अर्थात सांस लेता है। तो दोस्तों क्या किडनी की सहायता से लेता है, नहीं। रोम की सहायता से, जो हमारे बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं, क्या उससे श्वसन करते हैं मनुष्य। तो नहीं होगा। नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों वो किडनी की इकाई होती है, तो वहाँ श्वसन नहीं होगा। फेफड़ा जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, लंग्स, तो लंग्स की सहायता से मानव श्वसन करता है। या जितने मैमेलिया समूह या जिसको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी समूह दोस्तों, तो उन सभी में फेफड़ा पाया जाता है, तो फेफड़ा से ही श्वसन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान
के लिए करीब कितने जगह होते हैं? तो दोस्तों ये फेफड़े के अंदर जो जगह होता है वो 400 से लेके 800 वर्ग फीट इतना एरिया हमारे फेफड़े के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों फेफड़ा का रंग काला नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वक्ष गुहा के पिछले भाग में एक गुंबद के आकार की संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये गुंबद की आकार की जो संरचना होती है वो हमारे फेफड़े में नीचे की तरफ पाया जाता है। तो यहाँ पे किडनी होगा नहीं दोस्तों, फेफड़ा नहीं होगा, नेफ्रॉन नहीं होगा, इसको हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि फेफड़ा को हवा छोड़ने के लिए नीचे से उसको फोर्स लगाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के सीने में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मानव के सीने में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों सांस लेने की जो क्रिया होती है उसको इंस्पायरेशन अर्थात प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ने की क्रिया जो होती है उसको एक्सपायरेशन उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। और बॉडी के अंदर जो ब्लड के साथ वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है उसको सर्कुलेशन या संचरण कहते हैं। रोम छिद्र तो आप जानते ही होंगे, रोम छिद्र नहीं होगा। तो सांस लेने की क्रिया क्या कहलाएगी? इंस्पायरेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मृत कोशिका से निर्मित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये दोनों के दोनों पादप उत्तक हैं दोस्तों। और रोम छिद्र जो होता है ये बाल के जो छिद्र होते हैं उसको कहा जाता है। तो जाइलम क्या करता है दोस्तों, ये जल को संचारित करता है, और फ्लोएम जो होता है वो खाना का या खाद्य पदार्थ का दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करवाता है। तो कहता है इन दोनों में कौन मृत कोशिका से निर्मित होता है? तो जाइलम जो होते हैं वो मृत कोशिका से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें द्विदिशीय गति पाई जाती है, अर्थात वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशा में कार्य करता है दोस्तों? तो ये फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थ, देखिए जाइलम जल का स्थानांतरण करता है, रोम छिद्र होगा नहीं। फ्लोएम खाने का या खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल का स्थानांतरण करता है? तो दोस्तों जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किन्हें संयोजी ऊतक कहा जाता है? तो संयोजी ऊतक किडनी को नहीं कहा जाता, हड्डी को नहीं कहा जाता, रक्त को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड जो होते हैं दोस्तों इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त जो होते हैं वो 5 से 6 लीटर तक पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के व्यक्ति में दोस्तों? तो ये एक एडल्ट अर्थात वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उसके बॉडी में पाए जाते हैं। अगर पूछेगा दोस्तों कि आपको वजन का कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वजन का जो होता है वो 10% ब्लड पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90% तक होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों रक्त का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से हटा लेने के बाद शेष बचा भाग क्या कहलाएगा? तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब हम ब्लड से हटा लेते हैं तो शेष जो ब्लड बचता है उसको सीरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का वजन कितना होता है। तो मानव हार्ट का जो वजन होता है दोस्तों वो 300 ग्राम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका जो होता है वो टोटल रक्त का 45% होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन से युक्त हीमोग्लोबिन होते हैं उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव का केंद्रीय पंप अंग सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन जो होते हैं दोस्तों वो किसको कहते हैं। तो बॉडी के अंदर एकमात्र ऑर्गन है जो पंपिंग का काम करता है दोस्तों। और ये पंपिंग का काम कौन करता है। तो आप सभी को पता होगा ये जो हमारे हार्ट होते हैं दोस्तों ये हमारा प्यारा सा हार्ट दोस्तों ये पंपिंग का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है। तो देखिए मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है हृदय आवरण की कितनी परतें होती है। तो दोस्तों हृदय आवरण की जो होती है वो टोटल 3 परतें होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा होता है। तो दोस्तों मानव का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बरों में बटे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर। अगला क्वेश्चन है हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों हम लोग जब दिल बनाते हैं ऐसे ये तो मानव का दिल है ना ये मेढक का दिल है दोस्तों। अगर दिल को हम लोग इस तरह से इसको अगर 4 भागों में डिवाइड करते हैं ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा चैम्बर है। तो ऊपर का जो ये दोनों हिस्सा होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं अलिंद। ठीक है। और नीचे वाला ये दोनों हिस्सा होता है दोस्तों इसको बोला जाता है नील है। तो इसमें कह रहा है हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। हृदय का ऊपरी भाग जो है वो अलिंद कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय का निचला भाग क्या कहलाता है। तो हृदय का निचला भाग नीला कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय का चिकित्सक किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो स्किन के डॉक्टर होते हैं जो त्वचा से संबंधित बीमारी का इलाज करते हैं उसको डर्मेलॉजिस्ट बोला जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों जो नस या ब्रेन से संबंधित इलाज करते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो दिल से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं दोस्तों उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हृदय हृदय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हार्ट या हिंदी में इसी को कहते हैं दोस्तों दिल। तो इसका जो चिकित्सक होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय जिस आवरण में बंद रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हृदय जिस आवरण में बंद रहता है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय को 2 बराबर भाग में बांटने वाला ऊतक क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा दिल है ठीक है। और दिल को ये 2 बराबर भागों में जो ये लाइनें बांटती है तो इस लाइन को पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको सेप्टम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त जाता है दोस्तों वो किस प्रकार का रक्त होता है। तो वो होता है शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त जो होते हैं वो किस में बहते हैं दोस्तों तो धमनी में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी। क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो दोस्तों शरीर से जो हृदय की तरफ रक्त आएगी वो अशुद्ध रक्त होगा। और अशुद्ध रक्त किस में बहता है तो शिरा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उच्च रक्तचाप जो होता है उसको रक्त प्रवाह नहीं कहते हैं। हृदयघात उच्च रक्त प्रवाह के कारण होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च रक्त प्रवाह जिसको दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है जिसको एचबीपी भी बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं तो इसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डियर कि दांत का ऊपरी चमकीला भाग क्या कहलाता है। तो दांत का ऊपरी चमकीला भाग जो होता है वो एनामेल कहलाता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो पदार्थ होगा दोस्तों उसको एनामेल बोलते हैं। और मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा पूछेगा दोस्तों तो वो जबड़ा जबड़ा होता है, ये सबसे मजबूत होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी युक्त रक्त प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी से जो युक्त प्लाज्मा होते हैं उसको लासिका के नाम से जाना जाता है। और लासिका का ऐसे तो बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, लेकिन इसी का काम होता है घाव का भरना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विदली कपाट हृदय के किस हिस्से में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हृदय के जो चार चैम्बर होते हैं, और इसको अगर सेप्टम बीच से अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये हार्ट है, ठीक है, और ये बीच से एक लाइन जाती है, और इसको हम लोग चार चैम्बर में बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं सेप्टम, और ऊपर का जो दोनों हिस्सा होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अलिंद, और नीचे का जो ये दोनों चैम्बर होते हैं दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं नीला। अब इस तरफ जो आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा राइट हार्ट होता है, और ये लेफ्ट हार्ट होता है। तो राइट तरफ की जो दीवार पे पाई जाती है दोस्तों वो त्रिदलीय कपाट होती है, और लेफ्ट जो होते हैं इसमें दो दलीय कपाट पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विदलीय कपाट हृदय के किस हिस्से में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लेफ्ट वाला होता है, अर्थात बाएं हिस्से में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कंफ्यूज होता होगा कि इस तरफ राइट होना चाहिए था और इधर लेफ्ट होने चाहिए था, जबकि हम बता रहे हैं आपको राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। तो दोस्तों आप जब भी कोई पिक्चर देखते हैं बुक के अंदर, तो उस बुक का जो पिक्चर होता है दोस्तों उसमें हमारा जो लेफ्ट होता है वो हमारे बॉडी के हिस्से का राइट होता है, और जो हमारा राइट होता है दोस्तों वो रियल में इमेज में जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये राइट है, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। तो आप देखिए राइट हिस्से में पाई जाती है त्रिदली कपाट, और लेफ्ट में पाई जाती है द्विदली कपाट। तो पूछ रहा है द्विदली कपाट, तो बायां हिस्सा होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, त्रिदली कपाट हृदय के किस हिस्से में पाया जाता है। तो त्रिदली जो होता है वो दायां हिस्से में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जराविक 7 क्या है। तो जराविक 7 जो है वो आर्टिफिशियल हार्ट है, अर्थात कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका पूर्ण रूप है। तो देखिए दोस्तों ईसीजी जो होता है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल से संबंधित बीमारियों का इलाज करने में ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईईजी जो होता है दोस्तों इसको इलेक्ट्रिकली इंसेफेलोग्राफी बोलते हैं दोस्तों, और ये ब्रेन से संबंधित बीमारियों का इलाज करने में ईईजी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा दिल किसके पास होता है। तो दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा दिल मानव के पास तो दिल होता है, मगरमच्छ के पास भी होता है, व्हेल के पास भी होता है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा दिल जो होता है वो व्हेल के पास ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का श्वसन दर क्या है। अर्थात मनुष्य जो होते हैं दोस्तों वो 1 मिनट के दौरान कितनी बार श्वसन करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों 16 से लेकर 18 बार तक मनुष्य श्वसन करता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर पित्त बनाता है, लेकिन जमा कहाँ रहता है दोस्तों। तो पित्त जो होता है वो जमा रहता है पित्ताशय के अंदर जाकर। तो दोस्तों आप हमको ये बताइएगा कमेंट करके कि पित्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण लीवर में होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।